Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of this beautiful chapter Mechanical Properties of Fluids. तो बच्चों इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे विद फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। चलिए बच्चों तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, दैट इज फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि एक एक्वेरियम है ना, एक एक्वेरियम है जिसकी शेप क्यूबॉइड है और हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग ABCD वॉल पे फोर्स निकालना चाहते हैं। क्लियर है? ये जो ABCD वॉल है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं डायग्राम में जैसा मेंशन्ड है कि वाटर जो है वो किस हाइट तक फिल्ड है, वो H हाइट तक फिल्ड है। क्लियर है? और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर है ना, ऊपर से ये लिड जो है वो खुला हुआ है, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो P0 है। क्लियर है ये बात? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ना बच्चों, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा बिकॉज ऑफ फ्लूइड, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर मैं जो बॉटम मोस्ट सरफेस है उससे अगर मैं y डिस्टेंस ऊपर गया और वहां से फर्दर में dy और ऊपर गया तो हमारे को क्या मिल रहा है, हमारे को यहाँ पर dy थिकनेस का एक स्ट्रिप मिल रहा है जिसकी विड्थ कितनी है, जिसकी विड्थ AB दैट इज स्मॉल b के बराबर है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये शेडेड एरिया देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, येलो से मैंने शेड करके रख दिया है। ये जो एरिया है ना, इस ये कितने के बराबर होगा, ये b इंटू डी वाई के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं इस एलिमेंटल एरिया पर लगने वाले वाटर की वजह से जो धक्का है ना, वो निकालना चाहता हूं। ऑब्वियस है कि ये जो धक्का है ये ABCD वॉल के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, बाहर की तरफ, है ना। वाटर ये चाहता है कि ये तोड़ दे, इन दीवारों को तोड़ दे, है ना। तो इस वजह से ये लगातार धक्का लगाता जा रहा है, पर दीवारें हैं मजबूत, है ना, तो ये टूटती नहीं है। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, पूरे के पूरे वॉल पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ वाटर, और वो निकालने के लिए जस्ट बिकॉज की प्रेशर हर जगह अलग अलग है तो हम लोग किसी y हाइट पर आ गए और वहां पर हम लोगों ने एक एलिमेंटल एरिया चुना है और उस पर लगने वाले फोर्स को पहले तो कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि हर एक एलिमेंट पर फोर्स बाहर की तरफ ही लगेगा, तो हम लोग सिंपली फोर्स को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर कि जो प्रेशर है ना, इस पॉइंट पर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी इंटू H माइनस वाई, है ना। लगभग हम लोग कह सकते हैं कि इस एलिमेंटल स्ट्रिप पर प्रेशर हर जगह कितना होगा, P0 प्लस रो जी इंटू H माइनस वाई। क्लियर है? तो ऐसा मैंने कैसे कहा, बाहर का प्रेशर P0, फिर उससे डेप्थ कितना नीचे आए, H माइनस वाई नीचे आए, तो प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, रो जी H माइनस वाई और बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये प्रेशर यहां पर आ गया। ठीक है, अब बच्चों एक काम करता हूं मैं, ये वाला जो पॉइंट है सामने से जो दिख रहा है उसे E कह देता हूं और ये वाले पॉइंट को F कह देता हूं। तो उसको मैं अलग से यहां पर दिखा दे रहा हूं ना, ये EF है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर, है ना, इस पर कहां से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो राइट की तरफ इस तरीके से फोर्स लग रहा है और एक लेफ्ट से इस तरीके से, है ना, इस पर फोर्स लग रहा है। तो देखिए बच्चों लेफ्ट साइड से, है ना, कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या कह सकते हैं, लेफ्ट साइड से लग रहा है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया दैट इज DA। यहां पर DA क्या है, DA जो है वो B इंटू डी वाई है ना, एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल स्ट्रिप। तो PDA लग रहा है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है P0 इंटू DA, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर तो है ही। ठीक है, तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि ये जो FE से मैंने रिप्रेजेंट किया इस पूरे के पूरे एलिमेंटल एरिया को, उस पर नेट फोर्स हम लोग देख लेते हैं कितना लगेगा। तो राइट की तरफ PDA, लेफ्ट की तरफ P0 DA, तो नेट कितना हो जाएगा, PDA माइनस P0 DA। तो बड़े आराम से आप यहां से देख सकते हैं कि अगर P की वैल्यू मैं भर दूंगा तो ये सिंपली कितना रह जाएगा, रो जी इंटू H माइनस वाई इंटू DA के बराबर। तो यहां से बच्चों हम लोग नेट फोर्स निकाल सकते हैं ना, F विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी, है ना, H माइनस वाई, DA के बदले क्या लिख सकते हैं, B इंटू डी वाई, और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी y की, 0 से लेकर के H तक, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं कितना आ जाएगा, ये रो जी बी, ये तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या रह गया, H माइनस वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, है ना।
तो इंटीग्रेशन ऑफ h माइनस वाई डी वाई कितना हो जाएगा, h माइनस वाई की पावर 2 अपॉन -2। क्लियर है बात। और यहाँ पर हमें लिमिट क्या भरनी है, लिमिट भरनी है हमें 0 से लेकर के h तक। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो जी इंटू बी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय h। जब भरेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और जब 0 भरेंगे तो ये h हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, रो जी बी h स्क्वायर अपॉन 2। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि जो एक्स्ट्रा फोर्स इस पर लग रहा है ना, वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया है ना। इसे सपोर्ट भी मिल रहा है, जो बाहर जो एटमॉस्फेयर है वो इसे सपोर्ट भी कर रही है, लेकिन जो नेट धक्का है आउटवर्ड डायरेक्शन में वो ये आ गया। इसी को है ना, इसी को एक्चुअली बर्दाश्त करने के लिए है ना, यहाँ पर प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है ना। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्लैस्प वगैरह होते हैं, इनका यही काम होता है ना, इस फोर्स को बर्दाश्त करने की क्षमता प्रोवाइड करना। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक और मेथड से, एक और मजेदार मेथड से मैं आपको फोर्स निकाल करके बताता हूं, है ना। तो यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर मैंने एक नया तरीका अपनाया है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ABCD वॉल है, इसको मैं सामने से देखूंगा तो मुझे AD नजर आएगा, है ना। तो यहां पर मैंने क्या दिखाया है, AD वॉल को दिखाया सामने से। ऑब्वियस है कि D के पीछे C छिपा है और A के पीछे B छिपा है ना। ये जो AD वॉल है, इसके अंदर की जो डेप्थ है वो हमें पता है कि वो B के बराबर है। क्लियर है। तो अब राइट साइड में देखिए तो प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P0 लेंथ मैंने शो करी यहाँ पर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने, है ना, उसके मैग्नीट्यूड को मैंने एक लेंथ से शो करी है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह P0 सेम है ना। अब लेफ्ट साइड में देखिए कि P0 में कुछ ऐड होता जा रहा है हर जगह पर, है ना। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ पे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, P0 में रो जी इंटू वो वाली डेप्थ ऐड होती जा रही है, जिस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि लीनियरली अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो हम लोग लीनियरली यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर एरोज शो कर रहे हैं जो ना लीनियर तरीके से बढ़ रहे हैं। तो जिस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऊपर तो प्रेशर लेफ्ट साइड में कितना है, P0 है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं और सबसे नीचे पहुंच करके तो प्रेशर कितना हो गया, P0 प्लस रो जी एच हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द वॉल। ठीक है। अब बच्चों आप देखिए, अगर मैं सिंपली राइट साइड की बात करूं, है ना, राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बड़े आराम से बच्चों निकाल सकते हैं कि राइट साइड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, उसकी वजह से ABCD पर फोर्स कितना लग रहा है, तो हम लोग बोल देंगे P0 मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H बोल देंगे। क्लियर है ये बात। तो आप ये देखिए कि जो मैंने यहां पर शो करा है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसकी एक डेप्थ भी है, अंदर की तरफ डेप्थ है बच्चों, जो आपको नजर नहीं आ रही है पर वो है। और वो कितनी डेप्थ है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, स्मॉल b डेप्थ है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी इमेजिनेशन को एक ऊपर के लेवल पे ले जाएं और आप सोचें कि इस 2D फिगर में एक 3D फिगर छिपा है ना। यहां पर आप सोचिए कि अंदर की तरफ b डेप्थ भी है और P0 मल्टीप्लाइड बाय B इंटू एच, है ना। P0 मल्टीप्लाइड बाय B इंटू एच आपको क्या दे रहा है, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम दे रहा है ना। यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि एक क्यूबॉइड बनता हुआ नजर आ रहा है ना। ये जो क्यूबॉइड है, इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि जो अंदर की जो डायमेंशन है वो B है और जो हाइट है वो H है, और ये जो सामने हमें दिख रहा है वो P0 है। तो बेसिकली P0 इंटू B इंटू एच, ये बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया फोर्स, है ना। फोर्स बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि राइट से लेफ्ट की तरफ फोर्स जो है एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा क्या यहां पर, हम लोगों ने ये सीखा कि इस 2D डायग्राम में जो डेप्थ है उसको अगर इमेजिन कर लें तो जो वॉल्यूम है ना बच्चों, वो हमारे को क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आई एम प्रीटी श्योर अब आप ये भी इमेजिन कर पा रहे हो कि इस तरीके का एक, है ना, इस तरीके का एक वॉल्यूम जो है आप लेफ्ट साइड में भी इमेजिन कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर अपार्ट फ्रॉम दिस क्यूबॉइड, है ना, यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि एक ट्रायंगल भी है जिसकी डेप्थ है। तो ओवरऑल आपको एक समझ में आ रहा होगा कि कैसा डायग्राम बन रहा है, कैसा वॉल्यूम बन रहा है। एक ऐसा वॉल्यूम बन रहा है जिसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो कैसी है, ट्रेपीजियम है और डेप्थ है इसके पास। ठीक है। तो अगर ये वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे तो राइट की तरफ लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, सामने से जो एरिया नजर आ रहा है वो कितना है, वो हो जाएगा बच्चों
हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितना है, पी नॉट प्लस नीचे कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो पी नॉट प्लस रो जी एच में लिख देता हूं यहाँ पर, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी एच है ना। तो ये हमने फिलहाल क्या निकाला, हमने ये एरिया निकाला है, इसको डेप्थ से मल्टीप्लाई करना है। डेप्थ कितना है, तो वो बी है ना। तो एरिया इंटू अंदर की तरफ जो डायमेंशन है बी, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें वॉल्यूम दे देगा, लेकिन साथ ही साथ हमें पता है कि ये फोर्स के बारे में भी जानकारी दे रहा है। क्लियर है। तो यहां से देखते हैं कि क्या नेट फोर्स निकाला जा सकता है। तो चलिए इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हाफ इंटू पी नॉट प्लस पी नॉट अगेन है ना, एक और पी नॉट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच इंटू बी। इसमें से क्या घटा देंगे, जो लेफ्ट की तरफ लगने वाला फोर्स है दैट इज पी नॉट इंटू बी इंटू एच है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए आ जा रहा है 2 पी नॉट बाई 2 इज पी नॉट। तो पी नॉट इंटू बी इंटू एच प्लस रो जी एच स्क्वायर इंटू बी अपॉन 2 माइनस पी नॉट इंटू बी इंटू एच। तो ये तो देखिए बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बन गया, रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आपको याद होगा कि यही जो है हम लोगों ने पिछले बार भी निकाला था। तो यही क्या आ गया, एफ नेट आ गया। ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इफेक्टिवली दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से हम लोग जो क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम को हटा सकते हैं, है ना। क्योंकि जो लेफ्ट वाला क्यूबॉइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट में लगने वाला फोर्स, और जो राइट वाला क्यूबॉइड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट में लगने वाला फोर्स। तो हम लोग उन क्यूबॉइड्स को गायब कर सकते हैं और कैसा फिगर बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फिगर बच जाएगा जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शन कैसा है बच्चों, ट्रायंगल है, और इसकी डेप्थ कितनी है, बी डेप्थ है। क्लियर है। तो ये जो हमारे को फिगर दिख रहा है इसका वॉल्यूम एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो वॉल्यूम है दैट इज हाफ इंटू बेस हो जाएगा रो जी एच इंटू हाइट हो जाएगी एच, और इसकी जो डेप्थ है वो बी है। तो ये जो आया रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2। तो ये जो वॉल्यूम है हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वॉल है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसी को रोकने के लिए यहाँ पर क्लैस्प वगैरह लगाते हैं। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, एक बहुत ही मजेदार चीज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि जैसे कि ये हमारा एक्वेरियम था ना, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैं ए बी को बहुत ही स्टिफली है ना, ए बी को बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर मैं कनेक्ट करके रख दूं, ठीक है, ये मतलब कि यहां से तो ये टूट नहीं सकता है। अगर मान लीजिए ये बीसी से टूट सकता है, तो आप समझ पा रहे हैं कि ये रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा ये ए बी सी डी वॉल है ना। अगर ए बी पे ये जुड़ा रह जाए और बीसी से ये खुल जाए मान लीजिए, तो पानी का धक्का इसे क्या करेगा, इसे घुमा जरूर सकता है कि नहीं। तो हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग टॉर्क निकालना चाह रहे हैं अबाउट पॉइंट ए है ना। वैसे तो अबाउट एक्सिस ए भी निकालना चाह रहे हैं, पर बात एक ही हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग ये जरूर समझ सकते हैं बच्चों कि चूंकि फोर्स जो है यूनिफॉर्मली नहीं एक्ट कर रहा है, इसलिए बिल्कुल सेंटर ऑफ द वॉल पे ये फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, थोड़ा सा नीचे लगेगा, क्योंकि फोर्स जो है वो नीचे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है ना, लोअर हाफ पे। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो h है। ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि ओवरऑल फोर्स तो हमें पता है वो कितना है, रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2 है ना। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, रो बी जी एच स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एच है ना, जहां पर ये इफेक्टिवली फोर्स हम लोग एक्ट करता हुआ मान सकते हैं। अब ये एच कैसे निकाले, तो एच निकालने के लिए बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये टॉर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, हम लोग एक स्मॉल है ना, एक स्मॉल एलिमेंट पर हम लोग फोर्स निकालना चाह रहे हैं, और उस फोर्स की वजह से जो टॉर्क आएगा अबाउट पॉइंट ए या फिर अबाउट एक्सिस ए बी, वो निकालना चाह रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जैसा हम लोगों ने पहले भी चुना था है ना, हम लोगों ने किस तरीके से एलिमेंट चुना था, किसी हम लोग वाई हाइट पर गए थे है ना। तो किसी वाई हाइट पर गए थे यहाँ से, और डी वाई और ऊपर गए थे। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो डी टाउ आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वाई इंटू डी एफ के बराबर है ना। आर क्रॉस एफ होता है, और यहाँ पर आर का रोल वाई प्ले कर रहा है और एफ का रोल डी एफ प्ले करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई मल्टीप्लाइड वाई। अब डी एफ कितना आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर अब
इस एलिमेंट का, है ना, इस एलिमेंट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इसकी लेंथ हो जाएगी ना, यहाँ पर जो ये लेंथ है वो हम लोग जानते हैं कि वो कितने के बराबर हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस वाई के बराबर, क्योंकि ऊपर से हम लोग कितना नीचे आ रहे हैं, एच माइनस वाई ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, रो जी इंटू एच माइनस वाई, फिर थिकनेस कितनी, डी वाई मानी हम लोगों ने, और डेप्थ कितनी है, डेप्थ बी है ना। तो अब हमें क्या करना है, टाउ निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई रो जी एच माइनस वाई इंटू बी डी वाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जा रहा है, रो जी बी, ये तो चलिए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू एच माइनस वाई डी वाई। ठीक है, और लिमिट वाई की क्या होगी, 0 से लेकर के एच तक हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रो जी इंटू बी, और एच वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एच वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, लिमिट 0 से एच तक। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, रो जी बी, और एच पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एच क्यूब अपॉन 2 माइनस एच क्यूब अपॉन 3, तो एच क्यूब तो बाहर आ गया, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 करना है ना। तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर एलसीएम 6 ले सकते हैं, तो 6 लेने पर देखिए ये आ जाएगा 1 अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क हमारे पास आ गया रो जी बी एच क्यूब अपॉन 6, और हम लोगों ने अभी भी देखा था कि टॉर्क को हम लोग क्या कह सकते हैं, टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू किसके बराबर, एच के बराबर। यहाँ पर एच कौन सा है, पॉइंट ऑफ, ये जो फोर्स है जहाँ पर पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये फोर्स इफेक्टिवली एक्ट कर रहा है ना, तो वो हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो एच हमें बेसिकली क्या दे देगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, रो जी बी एच क्यूब अपॉन 6 इज इक्वल टू, फोर्स कितना आया था, रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2, इसको स्मॉल एच से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 और ये 3 है ना, तो स्मॉल एच बराबर कितना आ गया, एच अपॉन 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर जमीन से देखें तो h बाय 3 ऊपर की तरफ है ना, वो पॉइंट है जहां पर हम लोग इफेक्टिवली फोर्स को एक्ट करता हुआ मान सकते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चूंकि वो एक लाइन है ना, वो एक पॉइंट तो नहीं है, वो बेसिकली एक लाइन है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो h है उसकी वैल्यू h अपॉन 3 आ रही है ना, तो एक लाइन ऑफ एक्शन हमें मिल गया। तो बच्चों ये जो लोकेशन हमने फाइंड आउट करी है ना, ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि एग्जैक्टली सपोर्ट जो है ना, वो कहाँ से देने की जरूरत है ना। क्योंकि अगर ये मान लीजिए लूज हुआ, तो अगर ये खुलने की टेंडेंसी है, तो आखिर कौन से जगह पर सपोर्ट देंगे ताकि इसके रोटेशन की टेंडेंसी को क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है, तो यही बच्चों टॉर्क का ही फैक्टर है, जिसको देखते हुए कुछ इस तरीके से सपोर्ट बनाया जाता है ना डैम के वॉल का, ताकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो ज्यादा क्या रहे, स्ट्रांग रहे, और राइट साइड में भी जो इफेक्टिव फोर्स लगे है ना, उसका जो लाइन ऑफ एक्शन हो वो क्या हो, वो कोइंसाइड करे विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स बाय द वाटर। ठीक है, अब बच्चों एक और केस देखते हैं जो कि बहुत ही मजेदार केस है। इस केस में जैसा कि पिछला वाला केस था, उसमें कैसा था, उसमें हम लोग देख पा रहे थे कि बिल्कुल है ना फ्लैट फेस था, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल क्यूबॉइड जैसा एक फ्लैट फेस था जिसपे वाटर हिट कर रहा था। लेकिन आप सोचिए कि अगर वाटर है ना, वाटर को इस तरीके से यहाँ पर सेमी सिलेंड्रिकल है ना, सेमी सिलेंड्रिकल गेट मिले, तो आप समझ पा रहे हैं कि वो फोर्स कैसे लगाएगी, वो फोर्स कुछ इस तरीके से लगाएगी है ना। और ये सारे के सारे फोर्सेस जो है हम लोग समझ पा रहे हैं कि दे विल पास थ्रू दिस पॉइंट ओ, है ना, अगर ये सेमी सिलेंड्रिकल गेट है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ओ पॉइंट के अबाउट क्या होगा, नेट टॉर्क जो है वो 0 आ रहा है। तो वही यहाँ लिखा है कि इन द फिगर शोन टॉर्क ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, द सेंटर ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल गेट इज 0 as the hydrostatic force at all points passes through point O। तो इस वजह से इस केस में कोई भी रोटेशन की टेंडेंसी नहीं रहती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंसिडर अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन विथ रेडियस 2r and r and height h, liquid of density rho is filled in it,
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑन द लिक्विड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, है ना। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये और बेटर तरीके से समझा सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाला डायग्राम है ना, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक बकेट है ना, एक नॉर्मल एक रेगुलर बकेट है जिसमें मान लीजिए मैंने पानी भर दिया हो। तो आप समझ पा रहे हैं कि वो जो पानी है ना, वही यहाँ पर शो किया गया है। तो जो वॉल्स है बकेट की, वो है ना, एक्चुअली इस लिक्विड पर कितना फोर्स लगा रही है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शो करना चाहूंगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, नीचे की तरफ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है ना, सिंपली इसे मैं mg बोल सकता हूँ। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी कर देता हूँ, तो ये mg का रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा हम लोग और क्या देख सकते हैं कि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना, ऊपर से। तो हम लोग यहाँ पर ऊपर से इस पर लगने वाला फोर्स दिखा सकते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स है, और वो कितना हो जाएगा पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू कितना हो जाएगा, ये 2r का स्क्वायर है ना, प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर है ये बात। उसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी चीज यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर डेप्थ h है तो इस लोकेशन पर प्रेशर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी इंटू एच। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि जो बेस है ना, जो बेस है वो इसके ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, पी नॉट प्लस रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेस शो करे हैं, फिलहाल वेट शो करा है, फिर ऊपर से जो फोर्स लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, फिर नीचे हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो बेस है ना, ये जो बकेट का बेस है, ये इस पर ऊपर की तरफ कितना लगा रहा होगा पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक और चीज मजेदार जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर वो क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, हर जगह इस तरीके से लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लग रहा है। तो अगर आप इसे एनालाइज करेंगे तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि सारे के सारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं हर जगह से, और बच गया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पर इन सबको गायब करके सिंपली ऊपर की तरफ क्या दिखा देता हूँ, ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ एन वाई, मतलब नॉर्मल रिएक्शन का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमारे को जरूरत पड़ने वाली है वॉल्यूम की, है ना। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मुझे एक आइडिया है, क्यों ना मैं इसे एक्सटेंड करके, है ना, ऐसे सोचो कि एक बड़े से कोन में से एक छोटा सा कोन गायब किया गया तो ये फ्रस्टम बना, है ना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ, बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल, एच अपॉन, है ना, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, एच है। तो h अपॉन, अब छोटे वाले ट्राइंगल के लिए मैं क्या कहूंगा, h अपॉन h माइनस स्मॉल h, ये रेशियो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2r अपॉन कैपिटल R। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू 2h माइनस 2h, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ गया, हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ स्मॉल h। क्लियर है ये बात। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 2h माइनस 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h, है ना। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो वही मैंने यहाँ पर यूज करा है। तो यहाँ से देखते हैं कि वॉल्यूम कितना आ जा रहा है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसको तो मैंने कॉमन ले लिया। उसके अलावा क्या बच जाएगा, 2 2 4 2 8 माइनस 1 इट इज 7, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वॉल्यूम क्या आ गया, 7/3 पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल h। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊपर से लगने वाले फोर्सेस बराबर नीचे से लगने वाले फोर्सेस, मतलब पी नॉट इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर ऊपर से लग रहा है नीचे की तरफ, और उसके अलावा नीचे की तरफ और कौन सा फोर्स लग रहा है, रो इंटू वॉल्यूम के बदले क्या लिख देंगे, 7/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, है ना। और ये किसके बराबर होना चाहिए, जो फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रहे हैं, जो कि कौन से हो जाएंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर प्लस एन वाई, है ना। बेसिकली सारे के सारे छोटे छोटे नॉर्मल रिएक्शंस का जो समेशन है
ये ऊपर की तरफ आएगा और उसे मैंने डिनोट करने के लिए एन वाई लिख दिया है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ से चलिए सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, हमें एन वाई निकालना है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमारे पास एन वाई कितना आ जाएगा, एन वाई जो है वो आ जाएगा पी नॉट इंटू 4 बाहर आ जाएगा, 4 पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें फिर क्या और आ जाएगा देखिए, प्लस 7/3 पाई रो आर स्क्वायर जी इंटू एच माइनस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास एन वाई कितना आ जाएगा, 4 पी नॉट पाई आर स्क्वायर माइनस पाई पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा चलिए 3 पी नॉट पाई आर स्क्वायर, फिर 7/3 है और इधर 3/3 है, तो ये बन जाएगा प्लस 4/3 पाई रो आर स्क्वायर इंटू जी इंटू एच। तो ये हमें निकालना था और ये हम लोगों ने निकाल लिया है ना। ये कौन सा फोर्स है, ये जो वॉल्स है उनके द्वारा लगने वाला फोर्स है ऑन द लिक्विड, एंड दिस इज आवर आंसर। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अगला सवाल है, a solid hemisphere of radius r is immersed into a liquid of density ρ. If the hemisphere is at a depth 2r, then find the force exerted by the liquid on the curved surface of the hemisphere and the force on the flat surface of hemisphere by the liquid. तो देखिए बच्चों, हमारे को क्या पूछा गया इस सवाल में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सॉलिड हेमिस्फेयर को जो है इस तरीके से थ्रेड की मदद से है ना हैंग करके रखा गया है इस लिक्विड के अंदर। क्लियर है ये बात? तो ये जो हेमिस्फेयर है ना, इसकी जो फ्लैट सरफेस है वो 2r डेप्थ पर है। ठीक है ना। अब हमसे क्या बोला गया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस, और साथ ही साथ क्या निकालना है, ऑल्सो ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर बाय द लिक्विड। तो देखिए फ्लैट सरफेस जो है उस पर फोर्स बाय द लिक्विड निकालना बहुत ही आसान है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो इसकी फ्लैट सरफेस है जहां पर है ना, इस लोकेशन पर का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं बाहर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है तो डेप्थ 2r पर प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी इंटू 2r। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो लिक्विड है वो इस फ्लैट सरफेस पर ऑब्वियस है कि नीचे की तरफ इस तरीके से ना, हर जगह नीचे की तरफ इस तरीके से फोर्स लगाएगी, तो ये फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा। सो जो सेकेंड पार्ट का जवाब होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन द फ्लैट सरफेस वो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी इंटू 2r मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया है। अब एरिया कितना है, तो एरिया है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये देखिए दूसरे पार्ट का इनफैक्ट जवाब आ गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों पहले पार्ट पे ना, सेकंड पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। हमसे क्या पूछा गया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर। तो देखिए कर्व्ड सरफेस पे फोर्स निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हर एक लोकेशन पर प्रेशर क्या है, डिफरेंट है ना। अलग अलग डेप्थ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर अलग अलग है, फिर एरिया भी अलग अलग तरीके से ओरिएंटेड है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है इसे एड अप करना। लेकिन अगर एक मजेदार तरीका मैं आपको बताऊं फोर्स निकालने का, तो बहुत आसान हो जाएगा उससे, है ना। देखिए यहाँ पर मैं क्या आपको करने की सलाह दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है ना, इसको आप इमेजिन करिए। आप ऐसे सोचिए कि जब यहाँ पर ये हेमिस्फेयर नहीं था तो यहाँ पर इतना सा पोर्शन जो है ना, ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि इतना सा पोर्शन यहाँ पर ऑलरेडी फ्लूइड का था, है ना। और यहाँ पर जो फ्लूइड था है ना, वो आराम से इक्विलिब्रियम में था यहाँ पर, क्योंकि बाकी जो लिक्विड है वो इतने पोर्शन को आराम से ऊपर की तरफ सपोर्ट करके रखे हुए था। क्लियर है ये बात? तो वही हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करें ना। ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने क्या देखा है, इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि ना तो ये थ्रेड है ना तो ये सॉलिड हेमिस्फेयर है, बस मैंने ये दिखाया कि जो पहले यहाँ पर है ना इतने पोर्शन में जो लिक्विड था वो मैंने सिर्फ दिखाया है, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो किसके द्वारा लग रहा है, बाकी के फ्लूइड की वजह से। और बाकी के फ्लूइड को फर्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर पुरानी वाली लिक्विड है या फिर ये सॉलिड हेमिस्फेयर आ गया है, वो तो अभी भी वैसे ही फोर्स लगा रही है। वो तो अभी भी आप देखिए कि शेप तो नहीं चेंज हुआ है ना। बेसिकली लिक्विड जो है वो जब फोर्स लगाती है ना बच्चों, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है फोर्स, एक तो कि शेप कैसा है और दूसरा वहां का प्रेशर कैसा है।
तो ऐसा तो नहीं है कि इस हेमिस्फेयर के आने की वजह से जो वहाँ का प्रेशर है वो बदल गया। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ का प्रेशर अभी जितना होगा उतना ही प्रेशर पहले भी यहाँ का था, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं है, प्रेशर तो डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। और साथ ही साथ अगर शेप वही ले रहे हैं, है ना, तो चाहे वो सॉलिड हेमिस्फेयर हो चाहे वो लिक्विड का सॉलिड हेमिस्फेयर हो, बात तो एक ही है ना। क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया जो है वो किस मटेरियल का है वो तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, अगर मैं शेप वही चुन रहा हूं तो मैं बेसिकली क्या सोच रहा हूं बच्चों कि ये जो मैंने शेप चुना है ना लिक्विड वाला, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं, जो कि यहां पर आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऊपर से इस पर क्या लग रहा है, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सरल है ये। उसके अलावा वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस पर नीचे की तरफ लग ही रहा है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इसके अलावा जो है जो फ्लूइड है वो इसे सपोर्ट करके रखी है ऊपर की तरफ, वरना ये नीचे गिर जाता, नीचे तो गिर नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर ये बाकी जो फोर्सेस हैं वो इस पर ऊपर की तरफ लग रहे हैं। और ये जो फोर्स आया है ऊपर की तरफ, ये कैसे आया ये देखते हैं। यहाँ पर ना फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, हर एक एलिमेंट पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है ना। लेकिन इन फोर्सेस का आपको दिख रहा होगा सिमेट्री की वजह से कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बच कौन सा जाएगा, ऊपर वाला कंपोनेंट। तो वही यहाँ पर जो एफ है वो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये जो फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, ये एक्चुअली ये जो हेमिस्फेयर है ना, नीचे वाला जो हेमिस्फेयर है, ये उस पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट है। क्योंकि इस हेमिस्फेयर के अलावा जो ऊपर सिलेंड्रिकल है ना, उस पर तो देखिए कि फोर्स जो भी लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, और वो तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जा रहा है ना। तो बेसिकली जो अपवर्ड फोर्स आ रहा है वो किस रीजन की वजह से आ रहा है बच्चों, इस हेमिस्फेरिकल रीजन की वजह से आ रहा है। क्लियर है ये बात। तो ये जो एफ आया बच्चों, ये क्या आया, वैसे तो कहा जाए तो इस पूरे के पूरे, है ना, लिक्विड के सेगमेंट पर लगने वाला ऊपर का फोर्स है। लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये फोर्स एक्चुअली रिजल्टेंट है किसका, जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है उस पे लगने वाले फोर्सेस का ये क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस वेट, है ना, प्लस वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो अब बच्चों सवाल बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि हम लोग तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं फोर्स, है ना। फोर्स कितना हो जाएगा, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस वेट कितना लिख दे। आपको ये ध्यान होगा फ्री बॉडी डायग्राम हमने लिक्विड का बनाया ना, ये पूरा का पूरा रो डेंसिटी की लिक्विड है, तो डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था, सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, है ना, ये जो एच है यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारे को सवाल में 2r दिया था, इसमें और क्या जोड़ दे, 2/3 पाई इंटू आर क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। तो ये देखिए कितना आ जा रहा है, एफ इज इक्वल टू आ जा रहा है पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस रो जी इंटू पाई इंटू आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा 6/3 प्लस 2/3 मतलब 8/3, है ना। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक चालू करने वाले हैं जिसका नाम है बॉयंसी। तो देखिए बच्चों, ये बॉयंसी क्या होता है, बेसिकली अगर मान लीजिए कि एक, है ना, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरीके का है जिसको इस समय प्लेस करा गया है ना, पानी के इस डेप्थ पे, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं इस लेफ्ट वाले डायग्राम में कि बिकॉज प्रेशर जो है वो डेप्थ के साथ क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से जो नीचे, है ना, नीचे से जो फोर्सेस लग रहे हैं इस पर, वो डोमिनेट करेंगे एज कंपेयर टू ऊपर से जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो ये देखिए इसी वजह से जो ऊपर के फोर्सेस है उनके एरो छोटे हैं, और जो नीचे के जो फोर्सेस है उनके एरोज कैसे हैं, थोड़े बड़े हैं, है ना। तो यहाँ पर वही दिखाया जा रहा है कि द ग्रेटर प्रेशर अगेंस्ट द बॉटम ऑफ अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स, है ना। तो इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आता है ना, वो आता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसी को क्या कहते हैं, अपवर्ड बॉयंट फोर्स। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा क्या है, कि क्या वजह है कि इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है ये ऊपर की तरफ ही आए, है ना।
तो वो समझने के लिए आइए बच्चों ये सेकंड डायग्राम देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक एक आप सैक ऑफ वाटर इमेजिन कर सकते हैं ना, है तो पूरा का पूरा पानी, उसमें से आप एक यहाँ पर एक सैक ऑफ वाटर इमेजिन कर सकते हैं जो कि आराम से रुका हुआ है यहाँ पर अपनी जगह पर, है ना। तो आप सोचिए कि ये अगर अपनी जगह रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है ये अपनी जगह। एक्चुअली देखा जाए तो इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स तो लग ही रहा है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लग ही रहा है इस पर, तो भी ये क्यों रुका हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है इस पर एग्जैक्टली है ना, इस तरीके से ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक बॉयंट फोर्स लग रहा होगा ना, ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। तो ये बॉयंट फोर्स कौन लगा सकता है, ऑब्वियस है ना, जो आसपास पानी है वही लगा सकती है। ठीक है, तो अब हमें यह समझ में आ रहा है कि इस पर जो फोर्सेस लगेंगे ना पानी की वजह से, वो कैसे होंगे, उनका रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। तो आप यहाँ पर जो इमेजिन, ये जो एक देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, कि ये जो सैक ऑफ वाटर काइंड ऑफ थिंग है, तो इसको अगर हटा करके ऐसा एक इसी तरीके का एक पत्थर आप यहाँ पर रख दें, है ना, इसी तरीके का बिल्कुल इसी डायमेंशन का, है ना, किसी तरह मान लीजिए आपने यहाँ पर लटका करके रख दिया है, तो बाकी के पानी को तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो अभी भी उसी तरीके से फोर्स लगाएगा जैसा अभी लग रहा था इस, है ना, इस पानी के सैक पर। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो बॉयंट फोर्स है ना, ये किस डायरेक्शन में लगता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है ताकि ये mg को क्या कर सके, काउंटर कर सके। ठीक है, तो बच्चों इस चीज को समझाने के लिए मैंने जो आपको सैक ऑफ वाटर कहा, वो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं ना। मैंने बस ये जो पूरा का पूरा वाटर बॉडी है उसमें बस एक इमेजिनरी एक बाउंड्री बना दी है ना यहाँ पर, और इस पोर्शन का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना करके आपको दिखाया, और जिसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसको मैंने क्या कह दिया कि आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि एक सैक ऑफ वाटर है ना, जो कि बाकी पानी की ही तरह है ना। बस हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कैसा है, ये इक्विलिब्रियम में, ऑल्दो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है नीचे, पर ऊपर की तरफ कोई अदर फोर्स तो लगना पड़ेगा, जिसको अब हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, बॉयंट फोर्स नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों वही यहाँ पर लिखा है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली डिप्ड इनटू अ फ्लूइड, है ना, पार्शियली भी डिप करेंगे तो भी पानी उस पर धक्का तो लगाएगी जहां पर लगा सकती है, राइट। द फ्लूइड exerts forces on the body at any small portion of the surface of the body. The force by the fluid is perpendicular to the surface. जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, हर जगह जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है ना, एंड इज इक्वल टू द प्रेशर एट दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, है ना। प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो फोर्स बन जाएगा। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज कॉन्टैक्ट फोर्सेज इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ बॉयंसी या फिर बॉयंट फोर्स। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखिए बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन बॉयंसी एंड डिस्प्लेस्ड लिक्विड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द 3rd century BC बाय द ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज। तो उन्होंने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया बिटवीन दिस बॉयंसी एंड डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना, कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के उस फ्लूइड में एंटर करने से ना। इट इज स्टेटेड एज फॉलोज, an immersed object is buoyed up by a force equal to the weight of the fluid it displaces. तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो पार्शियली इमर्स्ड हो चाहे फुली इमर्स्ड हो, उस पर क्या लगेगा, उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितने के बराबर होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस। जितने फ्लूइड की वो जगह ले रहा है ना, जितने फ्लूइड की वो जगह ले रहा है, उस फ्लूइड के वेट के बराबर बॉयंट फोर्स जो है वो उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इट इज ट्रू फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस, बोथ ऑफ विच आर फ्लूइड्स, है ना। इफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 1 किलोग्राम ऑफ फ्लूइड, द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ 1 किलोग्राम। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे इमर्स किया गया, वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है, वो मान लीजिए कि 1 किलोग्राम ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो उस पर बॉयंट फोर्स कितना लगेगा, उस पर बॉयंट फोर्स एग्जैक्टली लगेगा 1 kg का। ठीक है, बाय इमर्स वी मीन आइदर कंप्लीटली और पार्शियली सबमर्ज्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शुरुआत में क्या था, शुरुआत में एक कंटेनर था जिसमें फुली पानी भरा हुआ था,
और यहाँ पर कुछ रीडिंग आ रही थी ना, वेइंग मशीन जो है कुछ रीडिंग शो कर रहा था। अब हम लोगों ने क्या करा है, इसमें एक वुडन ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पार्शियली सबमर्ज करवा दिया है ना। तो अब देखिए कुछ पोर्शन यहाँ पर पानी का क्या हो गया, निकल करके बाहर आ गया और उसे हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होगा कि ये जो डूबा हुआ पोर्शन है ना, इसका जो भी वॉल्यूम होगा, लेट अस से कि इसका वॉल्यूम वी एस यू बी फॉर सबमर्ज्ड। तो जो ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ना, वही सेम वॉल्यूम यहां पर भी आएगा। आई थिंक आप ये समझ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियस है पहले ये पूरा भरा हुआ था, अब यहां पर इतने से पोर्शन में पहले पानी था, है ना, अब यहां पर इतने से पोर्शन में पानी के बजाय क्या आ गया, पानी के बजाय यहां पर आ गया ये डूबा हुआ वुड। ठीक है, तो हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो है ना, जितना पोर्शन एक्चुअली सबमर्ज्ड है ना, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है यहां पर से निकल करके यहां पर कलेक्ट हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू इट्स ओन वेट, है ना। तो ये बात भी सही है। ये बात सही क्यों है, आइए समझते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा था कि लेटस से कि ये जो वाटर है ना, ये जो फ्लूइड है यहाँ पर, जिसका वॉल्यूम कितना था, वी एस यू बी के बराबर था, ये शुरुआत में यहाँ पर था, तो है ना, तो इसको बाकी की जो फ्लूइड है वो इस तरीके से सपोर्ट करके रखी थी ना, ऊपर इस तरीके से उठा करके रखी थी। तो बाकी फ्लूइड को तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, यहाँ पर आपने क्या लगा दिया है, वाटर हटा करके अगर वुड रख दिए तो भी बाकी फ्लूइड तो अभी भी ऐसे ही है ना, ऐसे ही इस तरीके से उठा करके रखेगी इसे ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पहले पहले जो है बाकी फ्लूइड जो है इतने से पोर्शन पे कितना फोर्स लगा रही थी ऊपर की तरफ, इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पोर्शन है ना, ये जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इस फ्लूइड के पोर्शन है ना, इस फ्लूइड के पोर्शन का मान लीजिए कि मास जो है वो m है ना, और mg क्या हो जाएगा, इस v सबमर्ज्ड वॉल्यूम वाले पोर्शन का वेट हो जाएगा। तो इस पर अगर नीचे mg लग रहा है तो ऊपर की तरफ जो पॉइंट फोर्स है वो कितना लग रहा था, mg ही लग रहा था, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अभी भी बाकी फ्लूइड जो है इस पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स अभी भी लगाएगी, जितना पहले लगा रही थी। मतलब कि इस पर लगेगा अभी भी ऊपर की तरफ फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ पर mg क्या है, mg है इस वाले, है ना, इस वाले v सबमर्ज्ड वॉल्यूम का वेट, तो इसको मैं mg लिख दे रहा हूं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, है ना, अब मैं किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं, अब मैं इस वुड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला है ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो वेट है ना, वो कितना है, वो है एम डब्ल्यू इंटू जी। एम डब्ल्यू स्टैंड फॉर मास ऑफ दिस वुड, तो एम डब्ल्यू इंटू जी जो है ये क्या बन गया, वेट ऑफ दिस एंटायर वुड बन गया। अब इस पर जैसा कि हम लोगों ने समझा कि इस पर ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, स्मॉल एम जी लग रहा होगा, जो कि क्या है, बेसिकली पॉइंट फोर्स है, जो पहले भी लग रहा था, लेकिन किस पर लग रहा था, जितना पोर्शन अभी है ना सबमर्ज हुआ है उतने ही पोर्शन के फ्लूइड के ऊपर लग रहा था बाय द रिमेनिंग फ्लूइड, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बॉडी जो है, ये पूरा का पूरा वुड जो है, ये एक्चुअली किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्मॉल एम जी है वो किसके बराबर हो गया, एम डब्ल्यू इंटू जी के बराबर हो गया। तो वही चीज देखिए यहाँ पर लिखी है कि अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो इट डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ फ्लूइड इक्वल टू इट्स ओन वेट, तभी तो ये क्या कर पा रहा है बच्चों, फ्लोट कर पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने ये तो देख ही लिया कि एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इमर्स्ड ऑब्जेक्ट है इट इज बॉयड अप बाय अ फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेसेस, है ना, इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है। यहाँ पर mg क्या है, mg बेसिकली ये जो पहले जो यहाँ पर फ्लूइड था उसका जो भी वेट था ये वो है ना। तो हम लोगों ने इस बात को भी क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ और कौन सी खास चीज हो रही है। तो यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं बच्चों कि देखिए ये जो रीडिंग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन क्यों नहीं आया, तो आप सोचिए कि जो रिमेनिंग फ्लूइड है ना, रिमेनिंग फ्लूइड है, तो वो तो वैसी की वैसी ही है ना,
वो पहले भी ऊपर की तरफ स्मॉल एम जी फोर्स लगा रही थी, अभी भी वो स्मॉल एम जी फोर्स लगा रही है ना। तो जब रिमेनिंग फ्लूइड पे कोई चेंज नहीं आया है तो वो तो अभी भी नीचे की तरफ उतना ही धक्का लगाएगी ना। यहाँ पर जो धक्का है वो अभी भी उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पर आप देखिए कि रीडिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है ना। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, है ना, पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो मास है उसमें कोई भी फर्क नहीं आया ना। ये देखिए और ये देखिए, इन दोनों का जो मास है वो बिल्कुल सेम है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो दो और डायग्राम्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। पहले वाले डायग्राम में क्या दिखाया गया कि अगर एक बीकर में पानी भरा हुआ था, है ना, पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ था, है ना, पार्शली भरा हुआ था ये जो बीकर है वो पानी से, तो अगर हमने पत्थर को इसमें, है ना, ड्रॉप करा तो पानी की जो लेवल है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि ये जो वाटर डिस्प्लेस्ड है वो यहाँ पर इतना शो किया जा रहा है ना, ये वाटर डिस्प्लेस्ड है पत्थर की वजह से। तो हम लोग काफ़ी आराम से ये बात समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा स्टोन के वॉल्यूम के, है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि द इंक्रीज इन वाटर लेवल इज द सेम एज इफ यू पोर्ड इन अ वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू स्टोन्स वॉल्यूम। तो अगर आप पत्थर को ड्रॉप करने के बजाय, है ना, पत्थर के ही वॉल्यूम के बराबर वाटर अगर आप इसमें पोर करते तो भी ऐसे ही हालात होते, ठीक है। और दूसरे डायग्राम को देखते हैं। दूसरे डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि व्हेन अ स्टोन इज सबमर्ज्ड इट डिस्प्लेसेस वाटर दैट हैज अ वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, है ना। सेम वही बात लिखी गई है कि आखिर कितना पानी यहाँ से निकलेगा, अगर ये, है ना, अगर यहाँ पर पत्थर को डुबाया जा रहा है तो कितना पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटेशन, है ना। देखते हैं क्या लिखा है। When any boat displaces a weight of water equal to its own weight, it floats. This is sometimes called the principle of flotation. ठीक है, तो अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो वो यही चाहेगी कि उस पर कितना फोर्स लगे, उसके खुद के वजन के बराबर लगे, है ना। तो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ये जानते हैं कि ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है ना, ये जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है उस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के वेट के बराबर फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगता है एज पॉइंट फोर्स। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि व्हेन एनी बोट डिस्प्लेसेस अ वेट ऑफ वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, तो अगर ये जो बोट है ये केपेबल हो कितने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने के, इतने वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने के जिसका वजन किसके बराबर हो, खुद इस बोट के वजन के बराबर हो, तब जाकर के ये तैर सकती है ना। A floating object displaces a weight of fluid equal to its own weight. जैसे कि देखिए बच्चों, यहाँ पर ना हमने क्या देखा है कि एक आयरन ब्लॉक है और इसके अलावा हमारे पास एक और आयरन का बोल है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेम क्वांटिटी ऑफ आयरन का इस्तेमाल किया गया है दोनों केसेस में, लेकिन एक देखिए डूब जा रहा है और एक देखिए आराम से फ्लोट कर रहा है। तो ये क्यों डूब जा रहा है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं दोनों वेट सेम है ना। तो पहला वाला क्यों डूब जा रहा है, ये जो ब्लॉक है, क्योंकि जब ये, है ना, जब ये एंटर करा वाटर के अंदर तो इसने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करा, इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम इतना कम था, है ना, सच दैट कि जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ फ्लूइड का, उस फ्लूइड का वजन इस आयरन के वजन के कंपैरिजन में क्या था, कम था, जिसके वजह से इस पर अभी भी पॉइंट फोर्स लग रहा है बच्चों। ऐसा नहीं कि इस पर पॉइंट फोर्स नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन जो इसके ऊपर लगने वाला पॉइंट फोर्स है ना वो इसके वेट के कंपैरिजन में क्या है, कम है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नीचे सिंक करता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर लिया है। तो आप देखिए इसने इतना वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस अब तक ऑलरेडी कर लिया है। तो हुआ क्या कि ये जो वॉल्यूम है ना, इतने वॉल्यूम का फ्लूइड पहले यहाँ पर ऑलरेडी था, तो इतने वॉल्यूम का फ्लूइड जो पहले यहाँ पर था उसका वेट जो है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना। तो वेट ऑफ दिस फ्लूइड डिस्प्लेस्ड वो क्या आ रहा है, एग्जैक्टली इक्वल टू वेट ऑफ दिस आयरन आ रहा है ना। आयरन का जो ये बोल है उसके बराबर आ रहा है। तो इस शेप की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर इतना सफिशिएंट पॉइंट फोर्स लग पा रहा है
जिसकी वजह से वो जो बॉइंट फोर्स है वो mg को बैलेंस कर पा रहा है और ये आराम से फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर भी हम लोग इसी चीज को समझ सकते हैं ना। शुरुआत में आप देखिए कि ये जो ट्यूब है ना, इसको फ्लोट करने के लिए, है ना, इसको फ्लोट करने के लिए कितने वाटर को डिस्प्लेस करने की जरूरत पड़ी? सिर्फ इतने वाटर को डिस्प्लेस करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इतने से ही वॉल्यूम ऑफ वाटर का जो वेट था वो किसके बराबर था? इस ट्यूब के वेट के बराबर था। तो आराम से इतने से ही वॉल्यूम को सबमर्ज करके इसका काम निकल गया, है ना। लेकिन अगर इसके ऊपर एक हिप्पो बैठ गया, तो अब आप समझ पा रहे हैं कि इस पूरे एंटिटी का, है ना, इस पूरे के पूरे एंटिटी का जो है अब वेट क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब इसे क्या करना होगा? इसे ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करना होगा, ताकि उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब हम लोग चाहते हैं कि इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाए फ्लूइड का, सच दैट कि ये जो पोर्शन है जो डिस्प्लेस हुआ है फ्लूइड का, उसका वजन किसके बराबर हो जाए? इस पूरे के वजन के बराबर हो जाए, ताकि इस पर जो ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स लगे वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाए? इस पूरे के पूरे हिप्पो प्लस बोट के बराबर, है ना, उस पूरे के पूरे हिप्पो प्लस बोट सिस्टम के वेट के बराबर हो, ताकि ये आराम से फ्लोट कर सके, है ना। अब आप सोचिए कि अगर इसमें और भी एक हिप्पो आ जाए, है ना, तो ऑब्वियस है कि अब ये और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा और नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा ये सबमर्ज होने के बावजूद भी, है ना, इतना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस ना कर पाए, सच दैट की जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका वेट किसके बराबर हो जाए? पूरे के पूरे सिस्टम के बराबर। तब क्या होगा? तब ये सिंक कर जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां पर दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। पहला एग्जांपल जो है वो एक स्टोन का है ना। स्टोन जो है उसकी डेंसिटी जो है वो क्या दे रखी है हमारे को? डेंसिटी ऑफ स्टोन इज एक्चुअली ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस पर जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो कितने के बराबर होगा? वो बराबर होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के, मतलब कि रो डब्ल्यू इंटू वी इंटू जी। यहां पर वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द स्टोन है। ठीक है, अब इस पर नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लगेगा, जो कितना होगा? सिग्मा वी जी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज की सिग्मा क्या है? ग्रेटर देन रो है, तो जो डाउनवर्ड फोर्स है ना, डाउनवर्ड जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है? बॉइंट फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि द नेट फोर्स इज डाउनवर्ड, जिस वजह से ये जो स्टोन है इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, है ना, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब जो दूसरा एग्जाम्पल हमारे को दिया है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक वुड है। वुड है तो यहां पर जो सिग्मा है वो क्या दिया हुआ है? लेस देन रो ऑफ वाटर दे रखा है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इस बार क्या होगा? इस बार जो ऊपर की तरफ लगने वाला बॉइंट फोर्स है ना, वो किसके बराबर होगा? बेसिकली वो बराबर होगा इतने ही वॉल्यूम का जो वाटर था पहले, है ना, उसके वेट के बराबर होगा। तो वो क्या आ रहा है? वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द दिस वुड, है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस वजह से इस पर ऊपर की तरफ जो फोर्स है बॉइंट फोर्स वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द वुड, और इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि द वुड एक्सेलरेट्स अपवर्ड। चलिए बच्चों, तो फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट को और आराम से हम लोग समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। यहां पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो ओवरऑल वॉल्यूम है इस डक का, है ना, ये जो डक है उसका ओवरऑल वॉल्यूम कितना है? v है। लेकिन जो सबमर्ज्ड पोर्शन है ना, सबमर्ज्ड पोर्शन कौन सा हुआ? ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया? सबमर्ज्ड पोर्शन, है ना। तो इसको मैं कह देता हूं VSUB। तो ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसका वॉल्यूम मैं कैसे डिनोट कर रहा हूं? VSUB से। और जो ओवरऑल डक है ना, उसके वॉल्यूम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? उसके वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल V से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मान लेते हैं कि ये जो डक है इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है और वो कितनी है? वो सिग्मा है। और जो वाटर है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। ठीक है, तो बच्चों इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो डक है ये बड़े आराम से फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो वेट है ना, वेट हम लोग कैसे दिखाएंगे? सिग्मा इंटू वी इंटू जी, है ना, ये इसका वेट हो गया। ये किसके बराबर होगा? इसके ऊपर लगने वाले बॉइंट फोर्स के बराबर होगा, जो कि हमें पता है कि कितने के बराबर आ जाएगा? रो इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी के बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू वी इंटू जी
इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड मल्टीप्लाइड बाय जी के बराबर। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, V सबमर्ज्ड अपॉन V। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन रो के। तो हम लोग ये क्वाइट इजीली देख पा रहे हैं कि जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ना, अगर हम लोग फ्लोटेशन की कंडीशन देख रहे हैं तो हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो है वो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू V हो जाएगा। इक्वल टू कब होगा, जब ये जस्ट पूरा का पूरा सबमर्ज्ड हो रखा हो ना, जस्ट पूरा का पूरा ये जो डक हो वो पानी के अंदर हो। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि V सबमर्ज्ड जो है ना, वो V के कंपैरिजन में ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। तो इस रेशियो को देखते हुए हम लोग क्या समझ सकते हैं कि फ्लोटेशन कब होगा, जब सिग्मा जो है ना, जब सिग्मा जो है वो क्या हो, लेस देन और इक्वल टू रो हो, तभी बॉडी क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है ना। जैसे ही सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन रो हो गया तो वैसे ही यहाँ पर फ्लोटेशन पॉसिबल नहीं है। एक और मजेदार केस देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो अलग अलग डायग्राम है ना। तो हम लोग पहले डायग्राम में देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड इतना रहा, और दूसरे डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो है वो पिछले वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इससे हम लोग डायरेक्टली क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि सिग्मा 1 अगर डेंसिटी है डक पहले वाले डक की, और सिग्मा 2 अगर डेंसिटी है दूसरे वाले डक की, तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर वॉल्यूम सबमर्ज्ड दूसरे वाले केस में ज्यादा है तो दैट मीन्स कि सिग्मा 2 क्या होगा, ग्रेटर देन सिग्मा 1 होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में हम लोग क्या बोल देंगे कि सिग्मा 2 और सिग्मा 1 दोनों ही क्या है, दोनों ही लेस हैं किसके कंपैरिजन में, रो के कंपैरिजन में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रो जो है वो तो सबसे बड़ा होगा, है ना। रो इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 बट सिग्मा 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन सिग्मा 1। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या अजम्पशन लिया है कि दोनों केसेस में ये जो दोनों डक्स हैं उनका वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल सेम है ना। वॉल्यूम सेम रख करके हम लोगों ने यहाँ पर कंपैरिजन किया है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ 700 ग्राम सॉलिड क्यूब having an edge of length 10 centimeter floats in water. How much volume of the cube is outside the water? और हमारे को दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाता है सिग्मा अपॉन रो, जहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा है डेंसिटी ऑफ दिस क्यूब, है ना। तो ये क्यूब की डेंसिटी है, और रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। अभी अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो यहां पर देखिए हमारे को क्या क्या पता है, हमारे को डेंसिटी ऑफ वाटर पता है ना, रो की वैल्यू कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके अलावा हमारे को V भी पता है ना। वॉल्यूम, ओवरऑल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो देखिए साइड लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100, है ना, की पावर 3, है ना। तो इतना मीटर क्यूब हो जाएगा, ये क्लियर है। तो ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो हमें मालूम है, क्लियर है ये बात। तो चलिए बच्चों, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं वॉल्यूम सबमर्ज्ड पहले निकालने के लिए ना। वॉल्यूम सबमर्ज्ड निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आउटसाइड भी इजीली निकाला जा सकता है उसके बाद। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम सबमर्ज्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू वी अपॉन रो। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ क्यूब, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास किसका, ऑफ क्यूब, क्लियर है ये बात। तो इसको डिवाइड कर देना है हमें रो से, है ना। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ क्यूब देखिए हमारे को कितना दे रखा है, 700 ग्राम दे रखा है। तो 700 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी वाटर की हमें पता है कि वो कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम लोग 1000 kg पर मीटर क्यूब को और क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, 700 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि वॉल्यूम नॉट सबमर्ज्ड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा V माइनस V सबमर्ज्ड, जो कि कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 700
सेंटीमीटर क्यूब, है ना, क्योंकि हमारे को साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई थी तो उसका क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर क्यूब इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आईआईटी में आया हुआ एक सवाल है ना, 1984 में आया था ये, 8 मार्क्स के लिए। सवाल है, अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज हिंज्ड एट वन एंड to the bottom of a tank as shown in figure. The tank is filled with water up to a height 0.5 meters. The specific gravity of the plank is 0.5. Find the angle theta that the plank makes with the vertical in the equilibrium position. Exclude the case theta equal to 0 degree. तो देखिए बच्चों, जैसा कि डेटा दिया था वो मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो करने की कोशिश करी है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, कि ये जो लेंथ ऑफ द प्लैंक है वो 1 मीटर है और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 0.5 दे रखी थी। इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी ऑफ द प्लैंक जो है वो वाटर की डेंसिटी का क्या है, वो सिर्फ हाफ है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि ये जो प्लैंक है ना, ये तो यूनिफॉर्म प्लैंक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा, वो इस रॉड के मिड पॉइंट पर होगा, है ना, कहीं यहाँ पर होगा। तो जो नीचे की तरफ इस पर वेट लगेगा, है ना, वो ऐसे मैंने दिखा दिया है। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू वी इंटू जी के बराबर, है ना। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ द प्लैंक है, वी है वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग समझ सकते हैं कि इस पर एक फोर्स लगेगा सिग्मा वी जी के बराबर। इसके अलावा और कौन सा फोर्स लगेगा, तो आइए ऐसे सोचिए कि यहाँ पर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ना, ये कौन सा पोर्शन है, ये वो पोर्शन है प्लैंक का जो कि इस फ्लूइड के, इस वाटर के अंदर है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब ये वाला पोर्शन नहीं था, है ना, इस फ्लूइड के अंदर, वाटर के अंदर जब ये वाला पोर्शन नहीं था, तो यहाँ पर सिंपली क्या था, यहाँ पर उतने ही वॉल्यूम का वाटर था। तो इतने वॉल्यूम के वाटर, है ना, इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर के ऊपर क्या लग रहा था, पहले ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा था जो इतने पोर्शन ऑफ वाटर के वेट को बैलेंस कर रहा था। तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन अभी अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था, है ना, इतने पोर्शन ऑफ फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा इतने से पोर्शन के सेंटर पर। तो वो चलिए कहीं मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। तो ये जो पोर्शन है ये क्या है, इतने पोर्शन का मिड पॉइंट। तो जब फ्लूइड यहाँ पर था तो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट हो रहा था, तो उस पर जो फोर्स लग रहा था रिमेनिंग फ्लूइड की तरफ से, वो कैसा लग रहा था, तो वो हम लोग समझ सकते हैं कि उसके वेट को नलीफाई करने के लिए ऊपर की तरफ लग रहा था। तो यही अब किसकी तरह बिहेव करेगा, यही फोर्स अब बिहेव करेगा इस प्लैंक पे लगने वाले बॉइंट फोर्स के बराबर। क्लियर है बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस प्लैंक के ऊपर, है ना, अगर मैं हिंज के अबाउट देखूं तो हिंज के अबाउट देखूं तो दो फोर्सेस का टॉर्क आ रहा है ना। एक तो सिग्मा वीजी जो कि क्या है, वेट ऑफ द प्लैंक है ना, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्लैंक पे लग रहा है। और ये इसके अलावा एक और फोर्स जिसे मैं एफ बी कह सकता हूँ, ये क्या है, बॉइंट फोर्स ऑन द प्लैंक, है ना, जो डूबा हुआ पोर्शन है उस पर लगने वाला ऊपर की तरफ फोर्स है। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने अलग अलग पॉइंट्स के नाम दे दिए, जैसे ए बी सी और डी। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो AD है वो कितने के बराबर है, AD जो है वो 1 मीटर है ना, जैसा कि सवाल में दे रखा है। तो इस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो AC है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 मीटर, है ना, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट दिखा देता हूँ, ये पॉइंट है E। तो AE जो है वो कितना हो जाएगा, तो वो हम लोग कैसे निकालें, तो आइए ऐसे सोचिए कि हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो वाटर की हाइट है वो कितनी है, 0.5 मीटर है ना। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, ट्रायंगल AEF बनाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से E से मैं एक नीचे एक लाइन ले जा रहा हूँ, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या कहला रहा है, F कहला रहा है। तो अगर आप ट्रायंगल AEF को देखेंगे तो आप एंगल E को कितना कह देंगे, एंगल E जो है वो थीटा हो जाएगा ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो EF है वो कितना है, 0.5 है, और AE कितना हो जाएगा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो AE है
है ना, ए ई का कॉस थीटा जो है वो ई एफ के बराबर है। तो इस वजह से हम लोग ए ई को कितना कह सकते हैं, ए ई विल बी इक्वल टू ई एफ अपॉन कॉस ऑफ थीटा के बराबर। अब ई एफ हमें पता है कि वो 0.5 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1/2 कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए ए ई हमारे को मिल गया। ऑलराइट, अब इसके अलावा आप देखिए कि अगर ए ई जो है वो इतना है तो ए बी भी मिल गया, क्योंकि ए बी जो है वो ए ई का क्या है, आधा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, ए बी लिख दूंगा कितना, 1/4 कॉस थीटा, है ना, 1/2 कॉस थीटा का भी आधा। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो रॉड है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है ना। तो ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूं यहाँ पर टॉर्क बैलेंस करने का, है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि दो फोर्सेस का टॉर्क लगेगा, एक तो सिग्मा वीजी का और एक एफ बी का। तो हम लोग यहाँ पर सिग्मा वीजी के टॉर्क को क्या कह सकते हैं, टॉर्क बिकॉज ऑफ सिग्मा वीजी। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स दैट इज सिग्मा वीजी मल्टीप्लाइड बाय, हमें क्या चाहिए, एसी का, है ना, एसी का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, एसी का हमें चाहिए कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कंपोनेंट, है ना। ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें एसी का कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज एसी का साइन थीटा कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एसी साइन ऑफ थीटा, है ना। टॉर्क बराबर यही तो होता है, आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय एफ। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, ये टाउ बिकॉज ऑफ सिग्मा वी जी आ जाएगा, सिग्मा वी इंटू जी मल्टीप्लाइड बाय ए सी हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। इसके अलावा सिग्मा हम लोग जानते हैं कि वो कितना दिया हुआ है, ρ/2 दिया हुआ है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर का भी हाफ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ρ/VG साइन थीटा अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, हम लोग निकालना चाह रहे हैं टॉर्क बिकॉज ऑफ एफ बी, है ना, ये निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सिग्मा वीजी के टॉर्क का सेंस है वो कैसा था, वो क्लॉकवाइज था, लेकिन जो एफ बी फोर्स का टॉर्क का सेंस है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करें तभी तो नेट टॉर्क 0 आ रहा है। तो फिलहाल मैं मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ ना, तो टाउ एफ बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर्स एफ बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी का कॉस 90 माइनस थीटा कॉम्पोनेंट दैट इज ए बी साइन ऑफ थीटा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, एफ बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी को मैं लिख सकता हूँ 1/4 कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोग एफ बी भी निकालना चाहते हैं ना, क्योंकि एफ बी भी तो अननोन है फिलहाल। तो ये जो बॉइंट फोर्स है ये हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिए हमारे को ये समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरी जो ये प्लैंक है ना, उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। तो 1 मीटर की प्लैंक का मास मान लेते हैं कि m है। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि अगर 1 मीटर के प्लैंक का मास अगर m है, तो ये जो AE लेंथ है ना, AE लेंथ है, तो उसके मास की वैल्यू क्या होगी, AE लेंथ के प्लैंक के मास की वैल्यू क्या होगी, तो दैट विल बी m/1 इंटू AE, है ना। अब ये AE की वैल्यू कितनी है, तो AE की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने निकाल रखी थी, है ना। तो AE की जो वैल्यू है वो बेसिकली ट्वाइस ऑफ AB आई थी, है ना। और AB कितना है, 1/4 कॉस थीटा, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 1/2 कॉस थीटा, है ना। तो AE की लेंथ कितनी है, 1/2 कॉस थीटा। तो मास ऑफ AE, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये तो प्लैंक का मास है, लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी डेंसिटी डबल है एज कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ द प्लैंक। तो सेम वॉल्यूम के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि जो मास हो जाएगा फ्लूइड का, है ना, जिसको इस प्लैंक ने डिस्प्लेस करा है, वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि मास ऑफ, है ना, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो इसका भी डबल हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा m/cos ऑफ थीटा के बराबर। क्लियर है ये बात। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वेट ऑफ
फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना, वो कितना आ जाएगा हमारे पास? तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा mg अपॉन कॉस ऑफ थीटा। और हम लोग जानते हैं कि बॉइंट फोर्स क्या होता है, यही तो होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो वो कितना आ गया? mg अपॉन कॉस ऑफ थीटा। और यहाँ पर m क्या है? m है मास ऑफ द प्लैंक। तो मास ऑफ द प्लैंक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू वी, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये बन गया सिग्मा वी जी अपॉन कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है ये बात? और हमें पता है कि सिग्मा की वैल्यू क्या है, वो है रो बाई टू। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा? रो वी जी अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। तो ये पॉइंट फोर्स भी आ गया हमारे पास। तो बच्चों अब देखिए हम लोग यहाँ पर फाइनली क्या कर सकते हैं, ये जो एफ बी की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टाउ बिकॉज ऑफ एफ बी, और वो कितना आ जाएगा? रो वी जी अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा अपॉन 4 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि ये दोनों टर्म्स बराबर होने चाहिए ना, टाउ बिकॉज ऑफ सिग्मा वी जी एंड टॉर्क ऑफ एफ बी, तभी तो ये जो हमारा प्लैंक है ये इक्विलिब्रियम में है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। सो वी कैन राइट रो वी जी साइन ऑफ थीटा अपॉन 4 हैज टू बी इक्वल टू रो वी जी साइन ऑफ थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा एंड देयर इज 4 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो गया, रो वी जी साइन थीटा। तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जा रही है? हाफ आ जा रही है। तो यहाँ से स्ट्रेट अभी हम लोग समझ पा रहे हैं कि कॉस ऑफ थीटा कितना आ जा रहा है? 1 अपॉन रूट 2 आ जा रहा है। तो और भी आसानी से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं यहाँ से कि थीटा की जो वैल्यू है वो सिंपली कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ वुडन ब्लॉक विथ अ कॉइन प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप फ्लोट्स इन वाटर एज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस L and H are shown there. After some time the coin falls into the water. ठीक है, देन अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, L decreases, H increases, L increases, H decreases, both L and H increase, या फिर both L and H decrease। चलिए बच्चों, तो इस सवाल को समझते हैं। सवाल में बेसिकली ये कहा गया है कि एक वुडन ब्लॉक है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम बड़े आराम से फ्लोट कर रहा था वाटर में। अब यहाँ पर L और H ये डिस्टेंसेस मेंशन्ड है यहाँ पर। अब क्या हुआ बच्चों कि ये जो कॉइन है ना वो गिर गया और पानी के अंदर डूब गया, और अब हमसे पूछा गया है कि L और H में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें हमें समझ में आ रहा है कि अब हमें L डैश बताना है और H डैश बताना है कि L डैश और L में क्या रिलेशन होगा और H डैश और H में क्या रिलेशन होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फर्क क्या है कि सिक्का जो है अब वो नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो देखिए बच्चों शुरुआत में हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, शुरुआत में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे वुडन ब्लॉक का मास मान लीजिए m है, सिक्के का मास स्मॉल m है ना, तो हम लोग शुरुआत में ये कह सकते हैं कि m प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई g, है ना, ये इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट है वो है, ये किसके बराबर होना चाहिए? जो इसको बैलेंस कर रहा है पॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ। सो दिस शुड बी इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम सबमर्ज्ड, है ना, वॉल्यूम सबमर्ज्ड जो है उसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो ब्लॉक है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसे ए माना जा सकता है। तो L इंटू ए ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड फ्लूइड, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड ब्लॉक हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हो जाएगा ना। तो रो इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू यहाँ पर हम लोग जी लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास जो है L की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? m प्लस m, है ना, m प्लस m अपॉन रो इंटू ए के बराबर। क्लियर है ये बात? अब दूसरे वाले डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या लिख सकते हैं? mg जो इस पर नीचे लग रहा है वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू एल डैश इंटू ए इंटू जी के बराबर। क्लियर है? तो यहाँ से देखिए हमारे पास एल डैश की वैल्यू कितनी आ जा रही है? एल डैश की जो वैल्यू है बच्चों वो आ जा रही है m अपॉन रो ए। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन बड़ा है? L जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू एल डैश।
तो हम लोग समझ सकते हैं कि एल डैश जो है वो क्या है, लेस देन एल है ना। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब बच्चों हमें ये निकालना है कि एच में इंक्रीज आएगा या फिर डिक्रीज आएगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इनिशियल और फाइनल डायग्राम को कंपेयर करूं तो हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि शुरुआत में जो कॉइन था वो इस वुडन ब्लॉक के ऊपर था, फिर हम लोगों ने कॉइन को हटाया, जिस वजह से अब ये जो ब्लॉक है ना, इसका सबमर्ज्ड पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो हम लोगों ने देखा भी कि एल डैश जो है वो कम हो रहा था, है ना। तो यहां पर हम लोग मान सकते हैं कि कुछ पोर्शन है ना, कुछ पोर्शन यहाँ पर जो है, जो पहले सबमर्ज था अब वो सबमर्ज्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले ये वो वॉल्यूम था जो कि क्या था, ये वो वॉल्यूम था जो कि एक्स्ट्रा डूबा हुआ था पहले, है ना, जो कि अब डूबा हुआ नहीं है। क्लियर है ये बात। तो क्या हम लोग ये वाला पोर्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं ना। तो ये कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वी सबमर्ज्ड में से वी सबमर्ज्ड डैश को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे को ये लेटर से वी नॉट वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो वी सबमर्ज्ड है ना, ये क्या था, पहले जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम था, तो वो कितना हो जाएगा, ए इंटू एल हो जाएगा, मतलब कि एम प्लस स्मॉल एम अपॉन रो। इसमें से क्या घटा देंगे, अब जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है जो कि क्या हो जाएगा, ए इंटू एल डैश, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन रो हो जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है बच्चों, ये आ जा रहा है स्मॉल एम अपॉन रो के बराबर, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, वी नॉट कह रहे हैं। क्लियर है ये बात। तो ये वो वॉल्यूम है ना, जो पहले तो डूबा हुआ था, है ना, जिसमें ये डूबा हुआ था वुडन ब्लॉक, लेकिन अब ये नहीं डूबा हुआ है इसमें। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग समझ पा रहे हैं कि वी सबमर्ज माइनस वी सबमर्ज डैश इज इक्वल टू वी नॉट करके हम लोगों ने कौन सा वॉल्यूम निकाला है। अब एक काम करते हैं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकाल लेते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कॉइन विल बी इक्वल टू मास ऑफ कॉइन अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉइन। तो यहां पर ये कितना आ गया, एम अपॉन सिग्मा आ गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो कॉइन है ये तो डूब जा रहा है ना, इसका मतलब सिग्मा इज एक्चुअली ग्रेटर देन रो, जिससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉइन है वो क्या है, इट इज एक्चुअली लेस देन दिस वी नॉट वॉल्यूम। तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोगों ने कॉइन को अंदर डाला है ना, वापस से जब पानी के अंदर डाला हम लोगों ने, तो उसने इस कमी को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया ना। यहां पर एक कमी आ गई थी ना वी नॉट वॉल्यूम की, राइट, उस कमी को कॉइन ने रिप्लेस नहीं किया, है ना। तो उसको रिप्लेस बच्चों किसने किया होगा, कुछ पानी आकर के, है ना, पानी जो है वो इधर आया होगा फिर, है ना, जैसे ही ये ऊपर उठा होगा वैसे ही कुछ पानी यहां पर आया होगा, क्योंकि कॉइन अकेले इस कमी को खत्म करने में सक्षम नहीं है। तो इस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों की एच डैश जो है वो क्या हुआ होगा, वो थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि ऊपर से पानी जो इधर गशिन करा होगा, है ना, और इस कॉइन ने और ऊपर से जो पानी आया उस दोनों ने मिल करके इस वी नॉट वॉल्यूम की कमी को बच्चों फुलफिल करा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर अब बड़े आराम से कह सकते हैं कि एच डैश जो है वो क्या है बच्चों, लेस देन एच है। तो इसका मतलब एच भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शंस पे, है ना। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे को लग रहा है कि बिल्कुल सही है ना, एल भी डिक्रीज किया और बच्चों एच भी डिक्रीज किया, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब floats in equilibrium in a combination of two non-mixing liquids A and B with its axis vertical. The densities of the liquid A and B are 0.7 gram per centimeter cube and 1.2 gram per centimeter cube respectively. The height of liquid A is HA equal to 1.2 centimeter. The length of the part of the cylinder immersed in liquid B is HB equal to 0.8 centimeter. अब यहाँ पर सवाल के तीन पार्ट है। पहला पार्ट है फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर। सेकंड पार्ट है फाइंड एच, द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर। और थर्ड पार्ट है द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच वे दैट इट्स टॉप surface is just below the upper surface of liquid A and is then released. Find the acceleration of the cylinder immediately after it is released. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट की बात करते हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है फाइंड द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय
लिक्विड ए ऑन द सिलेंडर। तो देखिए बच्चों, अगर लिक्विड ए की बात करें, है ना, तो ये जो सिलेंडर है ना, ये जो सिलेंडर है उस पर लिक्विड ए किस डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। तो अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं, तो टॉप व्यू से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि लिक्विड जो है वो किस तरीके से फोर्सेस लगा रही होगी, तो वो कुछ ऐसे होंगे फोर्सेस, है ना। और इन सारे फोर्सेस को हम लोग सिमेट्री से कह सकते हैं कि इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग टूवर्ड्स द एक्सिस, है ना। ये जो एक्सिस है उसकी तरफ सारे के सारे फोर्सेस है, मतलब एक तरीके से रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में, ना, हर तरफ से फोर्स लग रहा है। तो सिमेट्री से इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, सेकंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड एच, है ना, द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेंडर इन एयर। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऊपर से, है ना, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ऊपर से इस पर पी नॉट इंटू एस, है ना। पी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और एस क्या है यहाँ पर? एस जो है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया। तो ऊपर से लग रहा है पी नॉट इंटू एस। फिर आप देखिए कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और इनफैक्ट इस पॉइंट पर की अगर बात करें तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा? पी बी हम लोग लिख सकते हैं ना, प्रेशर एट दिस पॉइंट, जो कि किस लिक्विड में है? बी लिक्विड में है। तो यहाँ का प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट प्लस रो ए जी एच ए प्लस रो बी जी एच बी के बराबर, है ना। पी नॉट में पहले इतना ऐड हुआ, फिर इतना ऐड हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी बी निकाल लिया। तो अब यहाँ पर जो प्रेशर है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं, है ना। वो कितना हो जाएगा? पी बी इंटू एस के बराबर। उसके अलावा एक नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो ऐड कर ही रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये जो वेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर, है ना। यहाँ पर सिग्मा क्या है? सिग्मा है डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर देखिए हम लोग वेट को फर्दर कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम को लिखा जा सकता है बच्चों एच प्लस एच ए प्लस एच बी मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये बन गया इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी, ये हो गया वेट, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लगने वाले फोर्सेस मस्ट बी गेटिंग बैलेंस्ड बाय नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्सेस, तभी तो ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है। तो पी नॉट एस प्लस डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू पी बी इंटू एस। तो यही यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? पी नॉट एस प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी बी इंटू एस के बराबर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट इंटू एस प्लस डब्ल्यू की बदले क्या लिख दें? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू एस इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो ए जी एच ए प्लस रो बी जी एच बी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या कर देंगे? एस कर देंगे। तो देखिए बड़े आराम से आप देख पा रहे हैं कि एस जो है वो तो हर जगह से कैंसिल आउट हो जा रहा है, साथ ही साथ ये पी नॉट जो है इस पी नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास और क्या बच जा रहा है? अब ये भी देखिए कि जी जो है वो भी यहाँ पर गायब हो जाएगा ना। तो क्या बच जाएगा? सिग्मा इंटू एच प्लस एच ए प्लस एच बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो ए एच ए प्लस रो बी एच बी के बराबर, क्लियर है ये बात। तो हमारे को क्या निकालना था बच्चों? हमारे को एच निकालना था ना। तो एच की वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं। एच कितना आ जाएगा? रो ए एच ए प्लस रो बी एच बी। पहले तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिग्मा भेज देंगे, फिर इस पूरे के पूरे टर्म में से क्या घटा देंगे? माइनस एच ए माइनस एच बी, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? ये हमारे पास यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब बस हमारे को क्या करना है? वैल्यूज पुट करने हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एच आ जाएगा ना। मैंने सारे के सारे डेटा यहाँ पर रख दिए हैं। रो ए है 0.7, तो 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 प्लस रो बी है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय एच बी जो कि है 0.8, ठीक है। और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है 0.8 से। इसमें से क्या घटाना है? एच ए पहले तो जो कि 1.2 है, फिर क्या घटाना है? एच बी जो कि है 0.8। तो यहां से देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए बच्चों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 84 प्लस 96 अपॉन
80 है ना। मैंने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आ जाएगा -1.2 और 0.8, मतलब ये 2 हो गया है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, 84 और 96 है ना, ये मिलकर के बन जाएंगे 180। तो ये बन गया 180 अपॉन 80 माइनस 2। तो यहाँ से ये कितना आ जा रहा है, देखिए यहाँ से ये आ जाएगा 180 माइनस 160 अपॉन 80, दैट इज 20 अपॉन 80, दैट इज 1 अपॉन 4, या फिर हो जाएगा ये 0.25 है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जा रही है, h की जो वैल्यू है वो आ जा रही है 0.25। और बच्चों इसकी यूनिट वही हो जाएगी जो HA और HB की थी, दैट इज सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का जवाब क्या आ गया, h इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया था, द सिलेंडर इज डिप्रेस्ड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप सरफेस है ना, ये जो टॉप सरफेस है इट इज जस्ट बिलो द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड है ना, मतलब कि वो यहां पर अब आ गया, ठीक है, एंड इज देन रिलीज्ड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज्ड। तो देखिए बच्चों इस वाले पार्ट में हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस है ना इस सिलेंडर को अब क्या किया गया, इसे नीचे धकेला गया सच दैट कि इसकी जो टॉप सरफेस है बिल्कुल यहां पर आ जाए ना, मतलब कि ये जो लिक्विड ए है उसके टॉप मोस्ट सरफेस के साथ आ जाए, ठीक है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अब है ना ए लिक्विड में तो ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं कि कोई डेप्थ बढ़ेगी है ना, ए लिक्विड में जितना ये पहले डूबा हुआ था उतना ही डूबा रहेगा, लेकिन बी लिक्विड में जो है अब ये HB नहीं बल्कि H प्लस HB डूबेगा है ना, क्योंकि H जो ऊपर पहले एयर में था वो वाला पोर्शन अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो पोर्शन भी B में शामिल हो गया है। क्लियर है ये बात। तो इस समय हमारे को क्या निकालना है, हमारे को इसका एक्सेलरेशन निकाला है अगर इसे रिलीज किया जाएगा इस पोजीशन से, तो ठीक है। तो चलिए सोचते हैं कि इस पर नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि इसका वेट जो है ना, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू V इंटू जी। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, तो सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर लिख सकते हैं H प्लस HA प्लस HB है ना, सिग्मा इंटू ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू जी। तो ये हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऊपर से इस पर क्या लग रहा है, P0 इंटू एस लग रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना। अब इस वाली लोकेशन पर है ना, यहाँ पर हमारे को पहले तो प्रेशर निकालना होगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रेशर निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा P0 प्लस रो जी इंटू HA प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये जो है रो A है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा रो B इंटू जी इंटू H प्लस HB के बराबर। तो इसको बच्चों मैं नाम दे देता हूं PB है ना, ये वाले पॉइंट पर मैं मान लेता हूं कि प्रेशर कितना है, PB के बराबर है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि एक फोर्स जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस है ना, यहाँ पर लगेगा ऊपर की तरफ, और वो कितने के बराबर हो जाएगा, PB इंटू एस के, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है हम लोग समझ सकते हैं कि ऊपर की तरफ होगा है ना। ऊपर की तरफ इसलिए आएगा क्योंकि पहले ये कंफर्टेबल था एक ऐसी लोकेशन में जिसमें ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ था है ना, और अगर हम लोग इसे नीचे धक्का दे करके लाए हैं तो ऑब्वियस है कि जब इसे वापस मौका मिलेगा तो वो उसी जगह जाना चाहेगा। तो इस वजह से हम लोग देखना चाहते हैं कि ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है ना। तो ऊपर की तरफ देखिए लगेगा PB इंटू एस, और इसमें से कितना घटा दे, माइनस P0 इंटू एस, माइनस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं mg है ना। यही किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के। क्लियर है बात। तो चलिए यहाँ पर डेटा पुट कर देते हैं ना। PB की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है, P0 प्लस रो ए जी HA प्लस रो बी जी मल्टीप्लाइड बाय H प्लस HB है ना। ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ये PB आ गया ना। PB को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, S से मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस P0 S है ना। यहाँ पर हम लोगों ने माइनस P0 इंटू एस कर दिया, और यहाँ पर माइनस क्या करना होगा, माइनस mg करना होगा ना। बेसिकली वेट जो है वो यहाँ पर हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। आप देखिए P0 S यहाँ से आ रहा है और यहाँ माइनस P0 S है, तो ये तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो क्या बच गया यहाँ पर, रो ए जी HA
प्लस रो बी जी इंटू एच प्लस रो बी इंटू जी इंटू एच बी। इससे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, एस के साथ, है ना, और माइनस क्या करना होगा, एम जी। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि मास कितना लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा बेसिकली सिग्मा इंटू एस इंटू एच प्लस एच ए प्लस एच बी, है ना, और बाहर आ जाएगा जी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास के लिए हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू एस, है ना, ये मास हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना होगा ए से। तो यहाँ पर देखिए एस जो है ये भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हमारे को सिर्फ क्या करना है, ये वैल्यूज जो है इन्हें पुट करनी है इसमें, ताकि हमारे पास फाइनली क्या आ जाए, एक्सेलरेशन आ जाए, है ना। तो रो ए की वैल्यू पता है, रो बी की वैल्यू पता है, सिग्मा पता है, एच ए एच बी और एच बी पता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर वैल्यूज हम लोग पुट करना चालू कर देते हैं। रो ए, है ना, रो ए जो है उसकी वैल्यू है 0.7। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, इसको एच ए के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1.2। और जी को जो है मैं बाहर अलग से ले लूंगा, है ना, कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.7 इंटू 1.2 प्लस रो बी की वैल्यू कितनी है, वो है 1.2। और एच, यहाँ पर कौन सा एच आएगा, यहाँ पर जो एच हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में निकाला था दैट इज 0.25, है ना, तो वो आ जाएगा यहाँ पर 0.25। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस रो बी अगेन इज इक्वल टू 1.2, और इस बार यहाँ पर एच बी आएगा, है ना, मतलब 0.8 आएगा, ठीक है। और जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था, हम लोग बाहर इसे जी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मतलब कि यहाँ पर 10 लिख देते हैं, माइनस अब क्या घटाएंगे यहाँ पर, तो सिग्मा जो है वो कितना है, 0.8 है ना। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, एच प्लस एच ए प्लस एच बी, मतलब कि 2.25, है ना, और यहाँ पर 10 भी आ जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा जो कि है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ दिस इज 2.25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 7 84, तो ये बन जाएगा 84/100, है ना। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, 1.2 इंटू 0.25, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैं 1000 नीचे रख देता हूँ, और हमें क्या करना है 25 इंटू 12, है ना। तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 55, 25 तो ये हो जाएगा 300, है ना, 300/1000। प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैं 100 ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा 12 इंटू 8 96, है ना, और बाहर क्या है, बाहर 10 रखा हुआ है, क्लियर है। अब अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 इंटू 2.25, है ना, ऐसा कर देते हैं यहाँ पर, माइनस 8/10 इंटू 2.25 को भी ऐसा करता हूँ मैं 225/100 लिख देता हूँ, और बाहर 10 आ जाएगा ना, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो 8 इंटू 225 करना है बेसिकली, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 ज़ा 44, 8 2 ज़ा 16, 20, फिर 2 आ गया, 8 2 ज़ा 16, 18, है ना। तो बेसिकली ऊपर बन गया 1800, तो 1800/100 इज इक्वल टू 18। तो मैं इस पूरे को गायब करके सिंपली क्या लिख दूंगा, 18 लिख दूंगा, है ना। और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 8 इंटू 225/1000, है ना, 8 इंटू 225/1000 इंटू ए के, है ना। और हमें पता है कि 8 इंटू 225 जो है ना, वो कितने के बराबर आता है, 1800 के, और डिनोमिनेटर में 1000 है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, 1.8 बन जाएगा। तो इस पूरे को मैं गायब करके क्या लिख दूंगा यहाँ पर, 1.8a, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.8a आ जाएगा, जिसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग लिख देंगे दिस इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स a के। अब LHS को सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 8.4 प्लस 3 प्लस 9.6, है ना, माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है बच्चों, 1.8 टाइम्स a के बराबर, है ना। तो 8.4 प्लस 9.6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 माइनस 18 ये तो गया, और बच गया सिर्फ 3, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3/1.8 के बराबर, है ना।
तो अगर मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर मैं 10 के बदले g लिख देता हूं और नीचे में क्या लिख देता हूं, 1.8 इंटू 10 है ना, g अपॉन 10 एक ही बात है ना, 1 हो जाएगा ये। तो ये देखिए कितना हो जा रहा है, डेनोमिनेटर बन जा रहा है 18, न्यूमरेटर बन जा रहा है 3g, तो ये क्या बन जा रहा है, g अपॉन 6 है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ रहा है, सिंपली g अपॉन 6 आ रहा है। क्लियर है? सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।